Yes, yes. I hope so. You are very well. है कि आप सब खरीद से होंगे. Okay, let's start from the beginning of web development. जैसा कि आप लोगों को पहले बताया जा चुका है कि हमारी कुछ क्लासेस जो हैं जो वेब डेवलपमेंट के अंदर जो है वो स्टार्ट हो रही हैं. इसके अंदर आपको इनिशियली लेवल से लेके एट द एडवांस लेवल तक आपको सारा कुछ समझाया जाएगा, जिसमें हमारे पास बेसिकली तीन क्वेश्चन होंगे. स्टार्टिंग क्वेश्चन हमारा है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, सेकंड क्वेश्चन हमारा है बैक एंड डेवलपमेंट एंड थर्ड क्वेश्चन हमारा है डेटाबेस इंटीग्रेशंस. इन तीनों के बेसिस पे आपको सर बताया आपकी जाए. बात काफी है। जी जी. सॉरी और नहीं अभी भी कट रही है, बहुत ज्यादा कट रही है। जी जी सर। क्लियर आवाज. नहीं सर अभी भी नहीं आई। अच्छा, बाकी सबको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है. जी सर, आवाज़ क्लियरली आ रही है। क्लियर आ रही है आपकी आवाज। तो बिल्कुल मैम, आप ऐसा करें कि एक दफा रिकनेक्ट करके चेक करें. समटाइम नेट का या कनेक्टिविटी का इशू होता है, आप एक दफा रिकनेक्ट ये क्या? चेक करें. सबकी मेरी आवाज क्लियरली है. चलें हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं कि हमने इसमें तीन क्वेश्चन करने हैं. तीन चीज फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर है, बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर है और हमारे पास डेटाबेस इंटीग्रेशन. मोस्टली इन तीनों कैटेगरीज के अंदर ही जॉब्स हमारे पास जो है वो मेजरेबल होती है. आप फ्रंट एंड डेवलपर के तौर पे भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप बैक एंड डेवलपर के तौर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप डेटाबेस इंटीग्रेशन के तौर पे भी अप्लाई कर सकते हैं. फ्रंट एंड के अंदर मोस्टली हमारा होता है यूआई बेस्ड के साथ. तो यूजर इंटरफेस या यूजर एक्सपीरियंस की बेस पे हम देखेंगे कि किस तरीके से किसी भी चीज के अंदर हम यूआई डिजाइन क्रिएट करते हैं. बैकएंड के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से डेटाबेस को इंटीग्रेट करते हुए हम बैकएंड के अंदर कुछ हमारे कुछ लॉजिक्स हैं उनको किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. इसमें बेसिकली हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक हमारे पास क्लाइंट साइड होती है और एक हमारे पास सर्वर साइड होती है. तो आप ये दोनों चीजें सीखेंगे कि क्लाइंट साइड पे किस तरीके से आप रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं और किस तरीके से बैक एंड पे उस रिक्वेस्ट की रिस्पॉन्सेज आप जो है वो क्रिएट. इसके अंदर मोस्टली आप सब जानते हैं कि मंच स्टैक डेवलपमेंट के अंदर हम जो है वो चार चीजें करते हैं: मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जीएस, नोड जीएस और रिएक्ट जीएस. और इन्हीं की बेसिस पे हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो फ्रंट एंड और बैक एंड किस तरीके से होती है या डाटा बेसिस जो है वो किसकी बेस पे बिहेव करती है. अगर मैं सिंपली एक छोटा सा लॉजिक, एक छोटे से सिनेरियोज दिखाऊं तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन भी शेयर करता हूं ताकि आप मजीद देख सकें कि हमारे पास क्या फैसिलिटीज आती है. स्क्रीन शेयर हो जाए तो बताइएगा. स्क्रीन शेयर हो गई है. जी सर, हो चुकी है मेरी तरफ। ये बाकी सभी बताते हैं ताकि क्लैरिफिकेशन अगर किसी की स्क्रीन शेयर नहीं है या किसी साइट पे नहीं नजर आ रहा तो वो काइंडली कंफर्म कर दें. सर स्क्रीन शेयर हो गई है सर। हमारे पास कुछ सिनेरियोज हैं कि आप क्या करते हैं. हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं लाइक थिंक वैगन आर. ये हमारे वेबसाइट है, आपके पास एक छोटा सा सैंपल है कि किस तरीके से लोग यहाँ पे आके अपनी वेबसाइट्स को लगाते हैं, लगा के अर्निंग करते हैं. यहाँ पे देखें तो $139 के ऊपर जो है वो सिंपली क्या करना है, अपनी यूआई डिजाइन, यूआई टेम्पलेट्स बनाने और टेम्पलेट्स बनाने के बाद क्या करते हैं तो आप $139 पे उसको सेल कर सकते हैं.
कुछ ऐसे हैं जो $59 में हैं, उनको सेल कर सकते हैं। तो सारा कुछ क्या है, ये सारे डेवलपर्स बैठे हुए हैं जिनका इरादा ये होता है कि हम किसी के पास जाके जॉब ना करें, हम क्या करें, हम कुछ एसेट्स बना लें और एसेट्स की बेसिस पे अर्निंग स्टार्ट करें। इन एसेट्स की बेसिस पे आप फ्रंट एंड के तौर पे, बैक एंड के तौर पे और डेटाबेस इंटीग्रेशंस के तौर पे क्या अर्निंग के सोर्सेस क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन के अंदर हम स्टूडेंट को 4 ऑप्शंस के लिहाज से तैयार करवाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कोई स्टूडेंट ये चाह रहा है कि मैं एक्सपीरियंस करना है मार्केट से रिलेटेड, हम उसके एक्सपीरियंस को जो है एक्सप्लोर करवाते हैं। लाइक एज वो अगर कहता है कि फिजिकली जॉब करनी है, तो फिजिकली जॉब्स करने के लिए उसको सीवी की जरूरत होती है, जिसको हम रेज्यूमे कहते हैं। उसका रेज्यूमे क्रिएट करवाते हैं। फिर अगर वो किसी जगह पे अप्लाई करते हैं तो कौन से इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके से अप्लाई करना है, एटीएस रेज्यूमे क्या होती है, ये सारा कुछ बताते हैं। इसी के साथ अगर एक पर्सन है वो कहता है कि नहीं सर, मैं किसी और सिटी से बिलोंग करता हूँ और मैं बड़ी सिटी के अंदर शिफ्ट नहीं हो सकता, अपनी सिटी के अंदर रहती है, अपने ही घर में काम करना चाहता है, लेकिन एज अ जॉब जिस तरीके से 9 to 5 हमारे पास होता है या हमारे माइंड के अंदर होता है, वो क्या कर सकता है, वो ऑनलाइन रिमोट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकता है। कहाँ पे, कौन से इंस्टीट्यूट्स के अंदर करना है या कौन सी सॉफ्टवेयर एजेंसीज हैं जो आपको ऑनलाइन जॉब की अपॉर्चुनिटीज देती हैं। थर्ड पे क्या होता है, फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेटफॉर्म, जिसमें हमारे पास फाइवर आ जाता है, अपवर्क आ जाता है, पीपल पर आवर आ जाता है, फ्रीलांसर आ जाते हैं, और भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जो हम आपको बताएंगे और किस तरीके से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अपनी अर्निंग को स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी हम आपके साथ सारा शेयर करेंगे। फोर्थ ऑप्शन ये होता है कि आप अपना बिजनेस, आप अपने एसेट्स क्रिएट करें, लाइक जिसमें से एक सैंपल हमारे पास चीप वैगन का है। अब इसके अंदर लॉजिक क्या होता है, इसमें आपने आना है, सिंपली अपना अकाउंट बनाना है। अपना अकाउंट बना के जो आपके पास लिंक पड़े हुए हैं या कोई आपके पास टेम्पलेट पड़े हुए हैं, जो कुछ आपको आता है, जो कुछ आपने सीखा हुआ है, वो सारा कुछ यहाँ पे इनके कंपैरिजन पे आप लगा सकते हैं। हर मंथ यहाँ पे अगर अपनी कोशिश करते रहते हैं, टेम्पलेट्स बना के लगाते रहते हैं, तो उसका फायदा आपका क्या होगा, उसका फायदा ये होगा कि हर मंथ में आपके 3 से 4 टेम्पलेट्स ऑलरेडी सेल हो जाते हैं। कुछ टेक्स्ट जो की ड्रैगन है, इसी तरीके से हमारे पास इन्फ्लुएंस भी है, ये अपने टैक्स कटौती कर लेती है, डिस्काउंट कर लेती है। लाइक $59 का ये हमारे पास एक प्लेट है, 59 में से $9 उनके पास चले जाएंगे और $15 यहाँ पे $139 उनके पास चले गए, बाकी $130 जो है इस पर्सन ने ये चीज बनाई है, ये टेम्पलेट बनाया है, तो चले जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है कि आप अपनी प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, आप अपने एसेट्स भी बना सकते हैं, जो आपको रैंक भी कर सकते हैं और इनको सेल भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर किसी भी पर्सन को कुछ खाना होता है, तो जितनी दफा वो क्रेडिट है, अगर उसकी अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, आपको वो सारी अमाउंट जो भी होगा, वो टैक्स कटने के बाद आपको वो सारा कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। लाइक जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे कहा कि $130 मिलेंगे, लेकिन अगर 2% इसको परचेज करने तो आपको $100 मिलेगा। इसी तरीके से हमारे पास थीम फॉरेस्ट है। थीम फॉरेस्ट के बारे में भी आप जानते हैं कि थीम फॉरेस्ट क्या होता है। इसके अंदर भी आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म को यहाँ पे आके एज एन एसेट के तौर पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अपने काम से सस्टेन करना है, सस्टेन करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएं, थी वैल्यू पे आ जाएं या आप थी फॉरेस्ट पे आ जाएं, से किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, आप अपनी वेबसाइट्स को सेल कर सकते हैं, रेंट पे दे सकते हैं, या किसी चीज को आजकल जो है वो रेंट पे दिया जा सकता है। नॉर्मली क्या है कि आप एजेंटिक एआई जो है वो यूज कर रहे हैं, आप चैट जीपीटी को यूज करते हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है, उसकी भी तो कुछ एपीआईज है, उसके पीछे भी तो एक डेटाबेस बनी हुई है जो जेसन की फॉर्म के अंदर हमारे पास क्रिएटेड है। हम क्या करते हैं, सिंपली उनकी वेबसाइट पे जाते हैं और उनकी वेबसाइट पे जाके इस एपीआई को इंटीग्रेट करने के लिए वहां से रेंट लेते हैं, लाइक सब्सक्रिप्शन लेते हैं। पर मंथ हमें $10 देने पड़ते हैं या $20 देने पड़ते हैं, तो हर मंथ उसकी सब्सक्रिप्शन सेपरेटली परचेज करनी पड़ेगी। और हर मंथ 10 से 20 जितने भी डॉलर हो, वो उनके अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होते जाएंगे जब तक आप उस चीज को यूज करें। ये चीजें हैं जो हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है कि आप अपनी स्किल्स को किस तरीके से डेवलप करके वहां पे यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है
तो स्टूडेंट इस मामले में परेशान होते हैं, सर हमारे पास एक स्किल है, लेकिन उसको यूटिलाइज़ नहीं करना। तो हम किस तरीके से कहाँ-कहाँ पे इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ पे नहीं अप्लाई करना, किस पोस्ट पे अप्लाई करना है, फ्रीलांसिंग के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ेगा और आपके पोर्टफोलियो के लिए आपके पास क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको बताएँगे। आपके कोर्स के अंदर हम आपको सिंपली ये बताएँगे कि आप अपना पोर्टफोलियो किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि आज के दौर के अंदर हर जगह पे आप देख रहे हैं कि आपका क्लाइंट सबसे पहली डिमांड क्या करता है, आपका पोर्टफोलियो। और किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी पर्सन का या किसी भी एम्प्लॉयी का अगर पोर्टफोलियो नहीं है, तो वो क्लाइंट को कभी भी सैटिस्फाई नहीं करता। क्योंकि आपके पोर्टफोलियो के अंदर सब कुछ डिस्क्राइब होता है, मीन आपको क्या कुछ आता है और आपके पोर्टफोलियो के बेस पे आपका क्लाइंट आपको सिलेक्ट करता है। देन वो थोड़ा-सा आपका टेस्ट लेता है या आपके पोर्टफोलियो के बेसिस पे वो आपको हायर कर सकता है, आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चन्स होते हैं, इसको हम कहते हैं कि इंटरव्यू प्रिपरेशन क्वेश्चन। तो आपको जो वेब डेवलपर का कोर्स हम करवाएँगे, इसके अंदर आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन क्वेश्चनिंग भी होगी। क्यूए जिसको हम कहते हैं, क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग। तो ये सारा कुछ आपके पास एज़ अ फ्रंट एंड, एज़ अ बैक एंड और डेटाबेस इंटीग्रेशंस के तौर पर हम जो है वो प्रोवाइड करेंगे। जो भी चीज़ इंडस्ट्री के अंदर चल रही है, वो सारा कुछ हम आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे और हम किस तरीके से इस चीज़ के ऊपर टैकल करते हैं, वो सारा कुछ आपके लिहाज से बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे से आप कवर अप कर सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन या कुछ भी ऐसा कोई क्वेरी है, वो आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा असाइनमेंट्स होंगी, प्रोजेक्ट्स होंगे और जो लेक्चर आपको डे वाइज़ दिए जाएँगे, उन लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग्स भी के साथ शेयर की जाएँगी, ताकि आप क्या कर सकें, बाई चांस आपको अगर लेक्चर लाइव चल रहा है और उसकी समझ नहीं आई, तो बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर को सुन के उस पे लवाज़मात पूरे हो रहे हैं और फ्रंट एंड पे डेटा एज़ अ रिस्पॉन्स के तौर पे हमारे वो है। इससे अगर एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ, मैं अगर यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन कर दूँ, /ITHouse.Microsoft.है। तो इस वेबसाइट को ये एक तरह से पोर्टफोलियो है। इस वेबसाइट के अंदर मैं सबसे बॉटम पे चलता हूँ और बॉटम पे ये कहता है कि इसको एक फॉर्म करो। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस फॉर्म का डेटा मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ईमेल पे आ जाए, तो ईमेल पे गेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको यहाँ पे फिल करना है। लगे एक अलग चीज़ आ गई कि यहाँ पे लाइक हेलो डेटाबेस। ये जो भी मैसेज मैं सेंड करना चाहता हूँ, मैंने वो मैसेज लिख दिया। लिखने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ जो भी चीज़ है वो तो मेरे पास यूआई है, लेकिन सेंड मैसेज पे जब मैं सेंड करूँगा, देन अब ये रिक्वेस्ट तो ये मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ गया जो कि सीएसएस मैंने कंट्रोल की हुई है लैंग्वेज से, ओके, एक फ्रेमवर्क से। तो जैसे मैं इसको कंट्रोल करूँगा, तो मैं कहाँ पे आऊँगा? मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं जब यहाँ पे आया, मैं बैक जाता हूँ, बैक आने के बाद मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ, जैसे रिफ्रेश करूँगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे मैंने जो चीज़ लिखी थी, वही चीज़ मुझे यहाँ पे क्या हो जाएगी? डिस्प्ले हो जाएगी। और यही चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही चीज़ें आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखें हमने काम तो फ्रंट एंड पे किया, लेकिन फ्रंट एंड पे काम करने से आपको वो काम डेटाबेस में या बैक एंड पे बताना कि इसके पीछे वर्किंग क्या हो रही है, ये सारा कुछ इवन गेयर क्या है और बाकी सारी चीजें हम आपको बताएंगे। और इसके अंदर काम करने के साथ साथ क्या होगा, मूल फोकस हमारा है आपके पोर्टफोलियो पे। पोर्टफोलियो बन जाता है, दैट इज वेरी वेल डन। आपके पोर्टफोलियो के ऊपर सबसे ज्यादा क्या होता है, आपके पोर्टफोलियो के ऊपर सबसे ज्यादा चीजें हैं कि अगर आपका पोर्टफोलियो बनता है, आपके पोर्टफोलियो की बेस पे आपसे क्लाइंट इंटरव्यू लेगा या फिर कोई भी टीम इंटरव्यू लेगी। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं है, तो आप सबसे पहले ही रिजेक्ट हो जाओगे। पोर्टफोलियो आपकी क्या है? ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन अगर ये चीज आप नहीं करते, पोर्टफोलियो आप नहीं बनाते, तो आपका रिजेक्शन कंफर्म। लेकिन पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा अपनी स्किल्स के ऊपर। जब अपनी स्किल्स के ऊपर डेवलप पाओगे अपनी स्किल्स के अंदर की वेबसाइट, जितनी ज्यादा वेबसाइट्स आपकी अच्छी होंगी, जितनी ज्यादा खूबसूरत होंगी, इसके ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो काम किया जा सकता है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट्स में कोई कमी पेशी है, तो वो क्या है, वो जो कमी-पेशी रहेगी, इसका मतलब ये है तो वो कहीं न कहीं कोई न कोई कमी-पेशी लाज़मी छोड़ेगा। समटाइम्स कुछ ऐसा होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर कोई कमी-पेशी आ जाती है। देन क्या हो, आपके इस लेवल पे बना देना है,
इस लेवल के मुताबिक आप वेबसाइट को कंप्लीट कर सकें, ताकि अगर आपसे कहीं पे भी कोई कमी पेशी रहती है तो आप खुद उस चीज को सॉर्ट आउट करके जो है वो एलेबोरेट कर सको और उसको करेक्ट कर सको। क्योंकि अगर आप उसको खुद करेक्ट नहीं कर सकते तो आप एक अच्छे डेवलपर नहीं है। तो इस काबिल बन जाओ कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर या किसी भी वेबसाइट के अंदर कोई ना कोई कमी पेशी जो है वो तलाश कर सकें और उसको मजीद इंप्रूवमेंट कर सकें। तो ये चीजें हैं हमारे पास जो हमने इस कोर्स के अंदर करनी है। इस कोर्स के अंदर देखेंगे कि हम मजीद और क्या कर सकते हैं। बट एक और चीज भी हमारे पास, तो हमने ये तो देख लिया कि हम बिजनेस एसेट्स बना सकते हैं। हमने ये तो देख लिया कि हमने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म करना है। हमने ये तो देख लिया कि हमें फिजिकल जॉब करनी है। हमने ये तो देख लिया कि हमने रिमोट जॉब करनी है। हम में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हमने तो किसी के साथ करनी है। लेकिन आप में से कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हमने तो रिमोट जॉब, आप में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये सोच रहे होंगे कि हमें फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे जाना है। तो हमारा कोर्स आप में से किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा, हमारा कोर्स आप सबको टारगेट कर रहा है। हमारे कोर्स के अंदर क्या क्या करवाया जाएगा, हमारे कोर्स के अंदर फ्रंट एंड बैक एंड बटन करवाई जाएगी, लेकिन आपको बेसिकली फिजिकल जॉब से रिलेटेड काम करवाया जाएगा। कि फिजिकल जॉब अगर करनी है तो उसकी इंटरव्यू के लिए तैयारी करवाई जाएगी। अगर आपने रिमोट करनी है, रिमोट जॉब की इंटरव्यू के लिए तैयारी करवाई जाएगी। लेकिन अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो फ्रीलांसिंग का प्लेटफॉर्म भी हम आपको बताएंगे कि हम freelancer.com पे, हम fiverr.com पे, हम Upwork पे या हम पीपल पर आवर पे काम किस तरीके से करते हैं वो सब डिटेल वाइज हम इलाबोरेट करेंगे। वो सारी चीजें जो आप लोगों को जानने का हक है वो हम सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे, ताकि आप विद कोर्स या फिर कोर्स के फौरन बाद किसी एक अच्छी प्लेस में एडजस्ट हो सकें और अच्छी खासी अर्निंग का स्टार्ट कर सकें। ये तो चीजें हमारे पास सही, लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कहते हैं कि हमने तो अपना बिजनेस सक्सेस किया, उनको आइडिया नहीं है कि बिजनेस एसेट किस तरीके से बनेगा। आइए मैं आपको थोड़ी सी बिजनेस एसेट्स के बारे में आइडिया बताता हूँ, इस तरीके से बिजनेस एसेट्स बनाता है। हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, लाइक है, और हमारे पास थीम वैगन है। तो थीम वैगन की एक वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं, यहाँ पर अगर दिखाया जाए आपको कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, मल्टीपल वेबसाइट जो यहाँ पे लोग आते हैं और आके इससे बाकी क्या फायदा होगा। इससे फायदा ये होता है कि चीजें सभी चीजों के साथ इंटीग्रेट करती है। इसका फायदा ये है कि ये जो सभी चीजों के साथ इंटीग्रेट करती है, जैसे ये चीज ऑटोमेटिकली क्या होगा, इसका कुछ जो अमाउंट है वो जाएगी वेबसाइट की मदद को, आप इस तरह की वेबसाइट बना दें। या फिर क्या करें, इस तरह के कुछ एसेट्स बना लें और एसेट्स बना के क्या करें, वेबसाइट ऑलरेडी पास अवेलेबल होगी तो वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दें। लाइक अगर जैसे एक एग्जांपल एक छोटी सी एग्जांपल बताऊं कि $139 का एक टेम्पलेट पड़ा हुआ है। ये टेम्पलेट वो 67 टाइम परचेज किया गया है। एक इशू से दैट ये टेम्पलेट एक मंथ के अंदर एक दफा भी अगर सेल होता है तो $139 आपके अकाउंट में डायरेक्टली आ जाएगा। लेकिन कंपनी जिस वेबसाइट के ऊपर आपने सेल किया सारा किस वेबसाइट तो कुछ ना कुछ मिलेगा। तो लेट्स सपोज दैट इसको $9 मिल गया, $130 डायरेक्टली आपके अकाउंट में सेंड हो जाएगी। ये एक तरह का पैसिव इनकम है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट टाइम मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम मेहनत करेंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेकंड टाइम मेहनत करने की जरूरत नहीं। कुछ काम ऐसे जो एक्टिव है और कुछ काम ऐसे हैं जो पैसिव है। पैसिव काम करके आप कहीं भी घूमने चले जाओ, मतलब अपना बिजनेस है ऐसे यूटिलाइज करके और जो है वो अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्टिव रहेंगे तो एक्टिव आपकी एक फिजिकल जॉब है, रिमोट जॉब है, नाइट जॉब है, वो की रहनी पड़ेगी। मीन आप अगर कहीं पे टूर करने के लिए जाते हैं या आप किसी घूमने के लिए जाते हैं, क्या होगा, आपके पैसों की रिडक्शन होगी। लेकिन अगर आपके एसेट्स बने हुए हैं तो आप कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं, एसेट्स आपको कहेंगे रेदर देन जहाँ पे आपकी अमाउंट में कटिंग होनी है, तो कटिंग होने की बजाय आपके अकाउंट में पैसा आता है। इसी तरीके से मतलब हमारे पास चीजें हैं। हमारे पास थीम वैगन है जहाँ पे आप आके जो है वो थीम्स वगैरह है, टेम्पलेट्स वगैरह उनको सेव कर सकते हैं। या फिर आप सिंपली क्या करें, आप यहाँ पे आ गया थीम फॉरेस्ट पे। तो थीम फॉरेस्ट पे भी क्या है कि आप किसी भी वेबसाइट को, किसी भी थीम को, किसी भी वर्डप्रेस की वेबसाइट को, वीडियो को, ऑडियो को, ग्राफिक को, फोटोज को, किसी भी चीज को यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हो। लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे देखें
यहाँ पे लोगों ने कुछ वेबसाइट कुछ बनाए हुए हैं ताकि इन वेबसाइट्स को आप एक लाइब्रेरी को, दूसरा ये है कि इन वेबसाइट्स को आप यहाँ पे अगर कोई काम या अपने टाइम अपना सेव कर रहे हैं तो आप यहाँ पे खरीद के उसी के अंदर आप अपनी जो क्लिनिकल करनी है ऑपरेशन है वो करके इसको जो है वो पुश कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये 155 सेल्स हो चुकी हैं, ये 4 सेल्स है न्यूली आया होगा, 159 डॉलर्स का है, ये 58 सेल्स अमाउंट ऑटोमेटिकली जो है वो वेबसाइट पे जाती है जिस वेबसाइट पे आपने उसको सेव करना है, और बाकी की अमाउंट आपके डायरेक्टली अकाउंट में आएगी। क्या होगा कि इसका एक स्टोर होगा, उस स्टोर के अंदर अमाउंट सेव हो जाती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा अपने अकाउंट में जो भी आपका अकाउंट है, पेपाल का है, पेपाल का है, जो भी है, बैंक अकाउंट है, तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप वहां पे शेयर कर सकते हो। जैसे आप शेयर करोगे तो आपके अकाउंट में जो है वो ऑटोमेटिक अमाउंट सेंड हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। ये तो हमारे पास कुछ सेंटर्स है, हमारे पास स्टील फॉरेस्ट है, हमारे पास स्टील वेगन है। ठीक से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक और वेबसाइट है जिसको हम फ्लिपकार्ट के तौर पर जानते हैं। तो फ्लिपकार्ट के अंदर अगर आ जाए तो यहाँ पे भी आपकी वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं, आप फ्लिपकार्ट पे भी आके अपनी वेबसाइट को सेव कर सकते हैं, ताकि आप क्या करना पड़ेगा, जस्ट सिंगल टाइम आपको अपनी वेबसाइट बनानी पड़ेगी, आपको अपनी एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, तो आप वहां पे अपनी साइट को या अपनी एप्लीकेशन को बना के जाए वो सेव कर सकते हैं। इस तरीके से क्या होगा कि आप कोई भी चीज अगर बनाते हो उसके अंदर अगर आप मजीद एडिटिंग करते हैं और एक अच्छी और अच्छी खूबसूरत वेबसाइट बनाते हैं तो आप उसको सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि इसके अलावा मजीद और चीजें हों तो हमारे पास एक वेबसाइट है जिसको हम सेल माई ऐप कहते हैं। तो सेल माई ऐप के अंदर जाके भी आप अपनी एप्लीकेशन को सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके माइंड के अंदर ये होगा कि हम तो वेबसाइट से निकल गए हैं, तो ये एप्लीकेशन किस तरीके से बनेगी, गेम्स की एप्लीकेशन है, इसके बाद नोट्स की एप्लीकेशन बन सकती हैं, छोटी मोटी कोई और मजीद एप्लीकेशन बन सकती हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे जो रिएक्ट जेएस है, रिएक्ट जेएस के अंदर आप एक एप्लीकेशन नहीं, आप एक वेबसाइट नहीं, आप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। रिएक्ट जेएस के अंदर ये एक खूबी है कि रिएक्ट जेएस को यूज करते हुए आप वेबसाइट तो बनाएंगे ही बनाएंगे, डेस्कटॉप की एप्लीकेशन के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसके अंदर भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप आईओएस के अंदर या आप टैबलेट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर भी इजीली जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, इससे आपको ये फायदा होगा कि आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर उसको कन्वर्ट, उसको फॉर्म में भी सेल कर सकते हैं। तो ये चीजें हमारे पास, क्योंकि सिंपली अगर देखें तो हमारे पास ये सारी चीजें जो आती हैं कहाँ से आती हैं, इसके लिए हम एक छोटा सा मॉडल या एक छोटा सा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए या रिएक्ट जेएस के अंदर काम करने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे नोड जेएस को डाउनलोड करना है। नोड जेएस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड के ऑप्शन पे चलेंगे। यहाँ पे आईपीएस का वर्जन है, हमेशा याद रखिएगा कि आपको अगर यहाँ पे करंट वर्जन आता है तो आपने करंट वर्जन को डाउनलोड नहीं करना। जब भी आपने करना है यहाँ पे आईपीएस के वर्जन को डाउनलोड करना, बेशक किसी भी तरह का हो, पुराना है नया है जो भी है, आपने एलटीएस के वर्जन को ही डाउनलोड करना है और किसी भी वर्जन को डाउनलोड नहीं करना, ना करंट को ना पर्ल को। तो इसमें से आपने एलटीएस वर्जन को डाउनलोड कर लिया विंडोज के लिए तो विंडोज के लिए, अगर मैक ओएस के लिए करना चाहते हो तो मैक ओएस कर लो, लिनक्स के लिए करना चाहते हो तो लिनक्स के लिए करना। लेकिन अगर किसी और फॉर्म में करना है आई ए आई एक्स एआई के लिए करना है तो एआई के लिए भी कर सकते हैं। डॉकर को यूज करते हुए एनपीएम के अंदर काम कर सकते हैं। अगर आप विंडोज के अंदर काम कर रहे हैं तो आप एनपीएम या यार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मैक के अंदर या आप उबंटू के अंदर काम कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास पीएनपीएम का होना जरूरी है। तो आप पीएनपीएम के जरिए से भी आप उस चीज को कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एनपीएम करता हूँ, एनपीएम करने के बाद यहाँ पे एक एमएसए की फाइल होती है, एमएसए की फाइल विंडो 11 और विंडो 8 के साथ उसके अंदर चलेगी, वगरना ये चीज नहीं चलेगी। लेकिन अगर आपके पास सिस्टम 32 बिट का है तो यहाँ पे आप 32 बिट लिखते हैं। मेरे पास ये फाइल है डिसेबल्ड है, इसकी वजह ये है कि मेरे पास 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसने ऑटोमेटिकली उसको जो है वो डिसेबल किया गया। लेकिन अगर आपका 32 बिट का होगा तो आपने 86 को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मैं विंडोज के लिए करना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल्स के लिए या लिनक्स के लिए करना तो उसके लिए भी आप यहीं पे कर सकते हैं। तो मैं विंडोज के लिए यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर देता हूँ, उसको डाउनलोड कर देता हूँ।
तो ऑटोमेटिकली मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है। मैं सिंपली चेक करना चाहता हूँ कि मेरे पास ये इंस्टॉल्ड है या नहीं। फिर आपने डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड करने के बाद सिंपली अपने नेक्स्ट नेक्स्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देना है। जब आप इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने के साथ क्या हो, इंस्टॉल करने के साथ यहाँ पे आप आए और यहाँ पे CMD लिखिए। तो आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपके पास नोड जेएस जो है वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ। तो उसको देखने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे नोड स्पेस -v, इस तरीके से पता चल जाएगा कि आपका नोड जेएस का वर्जन इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, तो कौन सा वर्जन इंस्टॉल हुआ है। ये चीज आ गई। इसी के साथ एक चीज और आती है आपके पास, npm का वर्जन। तो नोड की वजह से क्या होगा, आप रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो। नोड के बगैर आप डायरेक्टली रिएक्ट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास है npm। तो npm एक्चुअली क्या करता है, npm के जरिए से आपके पास एक पैकेज मैनेजर है। इसके जरिए से कोई भी प्रोजेक्ट आपके पास बना हुआ है तो उसके अंदर किसी भी पैकेज को अगर इंस्टॉल करना है तो वो आप npm के जरिए से बआसानी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आप अगर कोई भी चीज आपके लिए मुश्किल है, जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर कोड थाउजेंड ऑफ लाइन्स में बना हुआ है React के अंदर आप किसी भी पैकेज को तो अपने पैकेज को इंस्टॉल करने के बाद आपके पास क्या होगा, वो सारी लाइन्स नहीं लिखनी पड़ेंगी, आपको कुछ लाइन्स लिखनी पड़ेंगी। मीन्स टू से दैट आपको उस पैकेज को इंस्टॉल कर लिए तो उस पैकेज के अंदर लाइन्स ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1000 लाइन लिखनी पड़ेगी, आपको 600 700 लाइन लिखनी पड़ेगी, कुछ लाइन्स आपकी सेवन पास ऑटोमेटिक हर एक चीज की पैकेज आ जाती है। तो जब आप पैकेज लगाओगे तो आपको मैनुअली काम नहीं करना पड़ेगा, एक तरह का आपके पैकेज के साथ परमिशन का काम हो जाएगा। ऑटोमेटिकली वो चीजें अलाउ कर देगा, वैलिडेशन भी अलाउ कर सकता है, जो आप रिएक्ट हुक फॉर्म के साथ लगा सकते हैं, जो हम फॉर्मिक के साथ लगा सकते हैं, या फिर इसके साथ जो है वो हम जॉब के साथ काम कर सकते हैं। जॉब क्या करता है, जॉब उसके अंदर जो है वो मजीद वैलिडेशन जो है वो इम्प्रूव करता है। ये चीजें हमारे, क्योंकि सिंपली हम देखते हैं, अब इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद मैं किसी फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे रिएक्ट का कोई एक प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आना पड़ेगा। इसको मैं सिंपली क्या कर लूंगा, रिमूव कर लूंगा। रिमूव करके मैं यहाँ पे CMD लिख लूंगा। और CMD लिखने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके का सीन नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 019 न्यू बैच और यहाँ पे देखिए 019 न्यू बैच, लोकेशन सेम सेम आती है। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे जो भी आप प्रोजेक्ट बनाएंगे वो प्रोजेक्ट इस जगह पे प्लेस कर लें। लेकिन अगर ये वाली लोकेशन इस लोकेशन के साथ कंपेयर नहीं करती तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोज करके देन अगेन इसी चीज को implement, या फिर आपके पास एक और काम है, तब सिंपली यहाँ पे आके राइट क्लिक करें, ओपन एक टर्मिनल का ऑप्शन है, डायरेक्टली इसको ओपन कर लें। अब यहाँ पे भी वही चीज आपके साथ होगी, 019 न्यू पैच, 019 न्यू पैच। तो इनमें से किसी एक चीज को यूज करते हुए आप उसके ऊपर जो है वो कंप्लीट जो है वो फोकस कर सकते हैं। लेकिन अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मैं यहाँ पे ये चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो भी काम हो, लाइक है मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ जो कि रेक का एक प्रोजेक्ट हो। रेक का प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे npx लिखना पड़ेगा। अब आपको माइंड के अंदर ये आएगा कि हमने तो बात की थी npm की और हमने बात की थी नोड जेएस की, तो ये npx की है। जिस तरीके से npm है नोड पैकेज मैनेजर, इसी तरीके से हमारे पास npx है। बट इन दोनों में फर्क ये है कि npm क्या करता है, npm किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर कुछ पैकेज को इंस्टॉलेशन करने के काम आता है, लेकिन npx क्या करता है, npx उस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के काम आता है, लेकिन इसके सिर्फ प्रोजेक्ट की कमांड भी लगानी पड़ती है। यहाँ पे हमने एमटेक्स तो लगा दिया, लेकिन एमटेक्स को लगाने के साथ मुझे यहाँ पे अगर रेट पे काम करना है तो मुझे रेट की कमांड उठानी पड़ेगी, जिसको हम क्या कहते हैं, रिएक्ट लिया। इसके बाद 01 अंडरस्कोर, यहाँ पे मैं लाइक है रिमाइंड कर देता। अब जैसे मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पे मुझे एक चीज देगा, ये कहेगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो टाइटल पेज, कवर पेज तो वो accept नहीं करता, तो इस लिहाज से एक एरर जनरेट करके दे देगा। मैं क्या करता हूँ, मैं वापस आता हूँ, जस्ट माइंड से इसको मैं वॉलेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। और कन्वर्ट करने के बाद तो अगर मैंने यहाँ पे देखिए तो कुछ भी नहीं, लेकिन जैसे मैं इसको यहाँ पे करूंगा और एंटर कर दूंगा तो अल्टीमेटली क्या होगा,
मेरे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। साल होगी। ठीक है, ये सारा कुछ प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो चुका। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद अब इसको रन करना है, तो रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम रन करने के लिए आ जाते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। इसको क्लोज करने के बाद हमें इसको ओपन करना पड़ेगा डायरेक्टली वीएस कोड के अंदर। वीएस कोड के अंदर ओपन कर लिया। अब वीएस कोड के अंदर हमारे पास मल्टीपल चीजें हैं, मल्टीपल थिंग्स हैं। अब इन थिंग्स के अंदर जो है वो हमारे पास क्या होगा, हमने ये देखना है कि इसको रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कंट्रोल प्लस बैकटिक्स, ये बैकटिक्स क्या है, ये उसके बटन के नीचे है। तो उसके बटन के नीचे कंट्रोल के साथ हमें बैकटिक्स को सिलेक्ट करना है, क्लिक करना है। और बैकटिक्स को क्लिक करने पे क्या होगा, तो हमारे पास एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इस टर्मिनल के जरिए से क्या है, इस टर्मिनल के अंदर हम कमांड देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो चीज रन हो जाएगी। ओके, बट हम यहाँ पे क्या कर चाहते हैं कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो सके। तो स्टार्ट होने के लिए यहाँ पे एक कमांड देनी पड़ेगी, और वो कमांड क्या है, npm स्टार्ट। जैसे हम यहाँ npm स्टार्ट देंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे पास हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। नाउ हियर इट इज, हमारे पास क्या हुआ, हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका। अभी थोड़ा सा ये स्टार्टिंग का टाइम लेगा, तो ये चीज होगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे वो खुद कह रहा है कि ये सारा व्यू हमें नजर आ रहा है, और यहाँ पे उसने कहा है कि एडिट सोर्स एब्रोटियस एंड सेव टू रिलोड, कि आप क्या करें, आप सोर्स के फोल्डर में जाएं और app.js को पकड़ें, और वहां पे अगर कुछ भी लिख के सेव करते हैं, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिलोड हो जाएगा। और सिंपली यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, रिएक्ट टैब। यहाँ पे भी जा सकते हैं, और ये चीज जो यहाँ पे रिएक्ट टैब लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे आपके बारे में बताता हूँ या किसी चीज के बारे में बताता हूँ, तो मैं index.html में चला जाऊंगा, क्योंकि हमारे पास जो मेन फाइल है वो index.html की। मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे आके मैं इसको रिमूव करता हूँ, और इसको रिमूव करके मैं यहाँ पे कहता हूँ लाइक एस न्यू बैच ऑफ
Mannsek डेवलपमेंट, ये चीज आके मैंने इसको सिंपली सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया। जैसे मैं यहाँ पे आऊंगा, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली न्यू बैच ऑफ Mannsek डेवलपमेंट यहाँ ऑटोमेटिकली जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर मजीद काम कर सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ लिख दूँ, तो यहाँ पे मुझे कुछ लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे आना पड़ेगा सोर्स के अंदर, जैसा कि उसने खुद बताया था। सोर्स के अंदर app.js में मैं यहाँ पे मजीद कुछ लिखना चाहता हूँ। लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, पी का टैग डालूंगा, और पी के टैग के अंदर मैं कुछ इस तरीके से लिख, ओके। जैसे मैं इसको सिंपली सेव करता हूँ, सेव करने के बाद अगर आपके पास यहाँ पे सक्सेसफुली लिखा आता है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो काम है, आपकी जो वर्किंग है, या जो कोडिंग है, वो बिल्कुल सही तरीके से होती है। लेकिन अगर यहाँ पे सक्सेसफुली नहीं आता, तो आपकी कोडिंग के अंदर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। मैंने इसको सेव किया, सेव करके मैं जैसे ही यहाँ पे आऊंगा, तो ऑटोमेटिकली ये चीज यहाँ पे भी मुझे क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी। लेकिन अगर मैं इस चीज को यहाँ पे रिमूव करना चाहता हूँ, तो रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करने के लिए ये एक लोगो है, इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करके मैं इसको सेव, जैसे मैं इसको सेव करूंगा, ऑटोमेटिकली मैं देन अगेन जाऊंगा वहां पे। यहाँ पे जैसे मैं अगेन आया, तो यहाँ पे देखें हमारे पास वो सारी चीज गायब हो। लेकिन अब मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी गायब करना चाहती हूँ। ये सारी चीजें छोटी मोटी चीजें, इन बेसिक पार्ट है हमारे पास। लेकिन इन बेसिक पार्ट से आगे ये जो चीजें हैं, ये सारी मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। इन्हीं चीजों के साथ काम करेंगे, और इन्हीं चीजों के साथ साथ आगे इम्प्रूवमेंट करेंगे अपने काम के अंदर। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक अच्छी जगह पे, एक अच्छी प्लेस पे अच्छी जॉब, अच्छी फ्रीलांसिंग या अच्छा बिजनेस ऐसे बना सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको नहीं आती, ना तो आप एक अच्छी जॉब कर सकते हैं, ना आप एक अच्छी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ना आप अपना एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। और हमेशा हमारे पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए। ये टाइम हमारे पास स्किल्स का है, अगर स्किल्स नहीं, कुछ नहीं। इसी तरीके से हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कुछ क्लासेस लगी हुई, मैं इन क्लासेस को क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। फिर जैसे ही मैं इन क्लासेस को रिमूव करूंगा, रिमूव करके सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं देन अगेन यहाँ पे आऊंगा, पर यह चीज हमारे पास कुछ इस तरीके से डिस्प्ले हो रही है। बट मैं इस सबको अगर रिमूव करना चाहता हूँ, सबको रिमूव करने के लिए मैं यहाँ पे कंट्रोल+A प्रेस करता हूँ, ओके, सब गायब हो गया। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं RAFCE, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, ये हमारे पास एक शॉर्ट टर्म है। ये मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लगाई जा सकती है। मैंने जैसे ही इंटर किया, इंटर करने के बाद मेरे पास ऑटोमेटिकली एक एम्प्टी कंपोनेंट क्रिएट हो गया। इस एम्प्टी कंपोनेंट के अंदर मुझे कुछ लिखना है, तो लिखने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, लिखने के लिए मैं यहाँ पे आया, और इसके अंदर मजीद ऐड हो जाऊंगा। इसके अंदर मुझे H1 के अंदर या किसी भी फॉर्म के अंदर कुछ लाइक करना है, लाइक जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा, सेव किया। सेव करने के बाद मैं वहां पे गया अपने वेबसाइट पे, तो यहाँ पे देखिए मुझे रिफ्रेश भी करना पड़ रहा है, मेरे लिए ये सारा काम हो रहा है। लेकिन अब मुझे यहाँ पे इस चीज को कहाँ पे शिफ्ट करना है, सेंटर शिफ्ट करना है। तो मैं क्या इसके अंदर CSS अप्लाई कर सकता हूँ, थोड़ी सी CSS अप्लाई कर देते हैं। CSS अप्लाई करने के लिए मुझे यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे स्टाइल लगाना पड़ेगा, और स्टाइल के अंदर मुझे टेक्स्ट अलाइन करना है। टेक्स्ट अलाइन जैसे मैं यहाँ पे करूंगा, और इसके अंदर मुझे सेंटर लिखना है। जैसे मैं ये चीज अप्लाई कर दी, और अप्लाई करने के बाद जैसे मैं जाता हूँ अपनी वेबसाइट पे, तो ये चीज मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाए। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि इसके अंदर मैं कुछ मजीद इम्प्लीमेंटेशन करना चाहता हूँ, लाइक मैं ये चाहता हूँ कि ये एक एप्लीकेशन बन जाए। तो यहाँ पे अगर ऊपर देखें, ओपनिंग ऐप, ये ऑलरेडी मेरे डेस्कटॉप एप्लीकेशन बन चुकी है। लेकिन अगर ये चीज नहीं आती, आपको यहाँ पे एक डाउनलोड ऑप्शन आएगी, वहां पे क्रिएट इंस्टॉल ऐप कुछ इस तरीके का करके लिखा हुआ होगा। उसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो वेबसाइट है वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बन जाएगी। तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ, इसको भी मिनिमाइज करता हूँ। मिनिमाइज करके मैं फिर यहाँ पे दिखाऊं, वो एप्लीकेशन, वो वेबसाइट जो मैंने वहां बनाई थी, उसको जैसे मैं ओपन करूंगा ना, वो जो चीजें मेरे पास वहां पे पड़ी हुई थी, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन बन गई। तो यहाँ पे भी मैं अगर इसको मजीद चेंज करना चाहूँ, तो मैं चेंज कर सकता हूँ एज एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के तौर पे भी आप वेब एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो ये वाहिद ऐसी चीज है जिसको हम हाइब्रिड एप्लीकेशन या हाइब्रिड ऐप वेब ऐप कह सकते हैं। इसकी रीजन ये है कि इसके अंदर रहती हुई, अगर आपको रिएक्ट जेएस हो जाती है, तो रिएक्ट जेएस के
साथ आप क्या कर सकते हैं, आप वेबसाइट तो क्रिएट कर ही सकते हैं एंड्रॉयड, आईओएस, टैबलेट, तो की एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं और साथ में लैपटॉप की डेस्कटॉप एप्लीकेशन या मैक ओएस की डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी आप यहाँ पे क्रिएट करके रख सकते हैं। तो ये बतौर आपके पास वेब ऐप इस वजह से है कि आपके पास वेबसाइट तो रहेगी रहेगी, लेकिन आपके पास डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बन जाएगी, आपके पास एंड्रॉयड, आईओएस या टैबलेट की एप्लीकेशन भी क्रिएट हो जाएगी। तो इस वजह से हम जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्ट जेएस को यूज करते हैं। और इसको यूज करने की हमारे पास एक और बहुत बड़ी वजह है कि अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो हमारे पास इसको एसपीए कहते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन। बेसिकली क्या होता है, आपका यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हम क्या है वो पीएचपी को क्यों नहीं यूज करते, हम व्यूजेएस को क्यों नहीं यूज करते, हम किसी और लैंग्वेज को क्यों नहीं यूज करते, रिएक्ट जेएस को प्रोजेक्ट में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि रिएक्ट जेएस को हम एसपीए कहते हैं। इन सिंपल वे अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं तो यहाँ पे हमारे पास एक होता है क्लाइंट साइड, मैं यहाँ पे क्लाइंट लिख देता हूँ। इसी तरीके से हमारे पास एक होता है सर्वर साइड, मैं यहाँ पे सर्वर क्रिएट कर देता हूँ। जाहिर है कि जब क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट जानी है कहाँ पे, सर्वर साइड पे, तो ये रिक्वेस्ट चलेगी। इस रिक्वेस्ट बेस पे क्या होगा, इस रिक्वेस्ट की बेस पे यहाँ से डेटा यहाँ पे आएगा, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक तरह का रिस्पॉन्स है। जब डेटा यहाँ पे आएगा तो ये हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी, लेकिन सर्वर से जो डेटा आएगा उसको हम रिस्पॉन्स कहते हैं। तो जाहिर है कि जब क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे साइड पे, तो सर्वर क्या करेगा, पेज वाइज उसको असेस करेगा। अब जाहिर है कि चूंकि पेज वाइज असेस करेगा, तो पेज वाइज असेस करने का मकसद ये है कि अगर हमारे पास 5 पेजेस हैं, क्लाइंट की तरफ से एक पेज की रिक्वेस्ट आई, सर्वर ने एक पेज दे दिया, क्लाइंट की तरफ से दूसरे पेज की रिक्वेस्ट आएगी तो सर्वर दूसरा पेज देगा, क्लाइंट की तरफ से तीसरे पेज की रिक्वेस्ट आएगी तो सर्वर तीसरा पेज सेंड कर देगा, देगा रिस्पॉन्स। क्योंकि रिक्वेस्ट क्या हो रही है, रिक्वेस्ट जब भी जाती है तो रिक्वेस्ट एक पेज की जाती है, बट रिस्पॉन्स जो जाता है तो रिस्पॉन्स भी क्या होता है, रिस्पॉन्स भी सिंगल पेज का जाता है। तो फिर फायदा किस चीज का हुआ, फायदा इस चीज का रिएक्ट जेएस के अंदर है कि रिएक्ट जेएस एसपीए के तौर पे काम करती है। पर एसपीए के तौर पे काम करने का मकसद ये होता है कि अगर एसपीए के अंदर हम काम करते हैं, एसपीए का मतलब ये है सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो हमारे पास जब रिएक्ट जेएस के अंदर हम कोई वेबसाइट की एप्लीकेशन बनाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक पेज के ऊपर ही पेज हाँ पेज के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स को रिप्लेस कर रहे होते हैं। तो जाहिर है कि जब क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर साइड से सिग्नल पेज पे आ गया, हमारे पास रेंज जस्ट क्या है, वो सिंगल पेज एप्लीकेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वर सारा डेटा एक ही टाइम पे क्लाइंट को सेंड कर देता है। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि क्लाइंट के पास जब सारा डेटा पहुंच जाता है, क्लाइंट को प्रॉब्लम नहीं होती कि बार बार सर्वर पे डेटा से भेजे और इंतजार करे कि वो रिक्वेस्ट कब रिस्पॉन्स के अंदर आए। तो ये चीजें हमारे पास जो कि एसपीए के अंदर यूटिलाइज होती हैं और इनकी वजह से हमारा काम जो है वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि ये एसपीए की बेसिस पे, तो इस वजह से ज्यादा फास्ट चलती है ना कि ये चीज इसके अंदर हम एक और चीज को भी इंक्लूड कर सकते हैं, नेक्स्ट जीएस को। नेक्स्ट जीएस क्या करती है, नॉर्मली क्या काम है रिएक्ट जीएस के अंदर, रिएक्ट जीएस के अंदर आपकी जो एससीओ है उसकी प्रॉब्लम है कि आपकी जो एससीओ है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप नेक्स्ट जीएस के अंदर काम कर रहे हैं तो नेक्स्ट जीएस क्या करता है, नेक्स्ट जीएस यूजर फ्रेंडली है आपकी एससीओ के साथ। अगर रिएक्ट जेएस के अंदर कोई भी वेबसाइट आप बनाएंगे तो रिएक्ट जेएस एसईओ फ्रेंडली नहीं है, लेकिन अगर आपको रिएक्ट जेएस की समझ आ गई तो आप नेक्स्ट जेएस बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पर नेक्स्ट जेएस के जो है वो एक फ्रेमवर्क है रिएक्ट जेएस का, जिसके अंदर अगर आप कोई भी काम करेंगे तो वो एसईओ की बेस पे एसईओ फ्रेंडली होगा। तो जाहिर है कि एसईओ फ्रेंडली अगर होगा तो उसकी इंडेक्सिंग करना बहुत ज्यादा इजी रह जाता है। और एक और फायदा है कि अगर हम नेक्स्ट जेएस के अंदर काम करते हैं तो नेक्स्ट जेएस के अंदर डायरेक्टली आप जो है वो नोड जेएस के बगैर, विदाउट दी हेल्पिंग ऑफ नोड जेएस और एक्सप्रेस जेएस, आप डायरेक्टली मोंगो डीबी के साथ काम कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप फायरबेस के साथ भी काम कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट जेएस के अंदर सर्वर साइड और क्लाइंट साइड दोनों वर्किंग के कंपोनेंट आप एक ही टाइम पे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपने
क्लाइंट साइड पे बनाना है तो क्लाइंट साइड भी आप कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर सर्विस साइड का कंपोनेंट बनाना है तो आप सर्विस साइड का कंपोनेंट भी बना सकते हैं। और ये सारी चीजें जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें बहुत ज्यादा फायदा देंगी इस चीज से रिलेटेड कि हम जो है वो ये सारा काम विद इन 3 मंथ इजीली जो है वो कवर कर सकते हैं। और विद इन 3 मंथ आपकी जो क्लासेस होंगी वो आपकी क्लासेस होंगी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। और इसके टाइम स्लॉट के बारे में ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटली आपको पता चल ही चुका है कि इसकी टाइम स्लॉट हमारे पास 6 PM टू 8 PM है, और सेकंड टाइम स्लॉट हमारे पास 8 PM टू 10 PM है। इसके अलावा हमारे पास एक और टाइम स्लॉट है, वो हमारे पास 10 PM टू 12 AM। ये हमारे पास एट प्रेजेंट 3 टाइम स्लॉट्स हैं जिनके अंदर आपका जो है वो एडमिशन हो रहे हैं, क्योंकि बाकी टाइम स्लॉट्स हमारे पास ऑलरेडी फेल्ड है। तो ये टाइम स्लॉट्स प्रेजेंट हमारे पास अवेलेबल है जिसके अंदर आपके ऑनलाइन कोर्सेज हो रहे हैं और कैरी ऑन है। और अभी अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो अभी ज्वाइनिंग करने का ये फायदा होगा कि आपका एक तो ये है कि डिस्काउंट ऑफर चल रही है, और डिस्काउंट ऑफर के अंदर आपको ये सारा कुछ पता चल जाएगा कि कौन कौन सी चीजें हम कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोर्स करने के मीन्स स्टार्ट क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं और आप आफ्टर 1 वीक आते हैं, तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं, जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उसमें प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो ये चीजें हैं, अगर अभी आप आ जाते हैं तो आसानी होगी, एक तो डिस्काउंट, दूसरा यह है कि आपको बेसिक कंसेप्ट का आइडिया हो जाएगा, तो आपके पास बेसिक कंसेप्ट है वो किस तरीके से कवर अप हो रहे हैं और किस तरीके से आपने किसी भी चीज को स्टार्ट किया। इसको स्टार्ट करने के लिए हमें मल्टीपल चीजों की जरूरत पड़ेगी। लाइक ये सारी चीजें तो पढ़ेंगी ही पढ़ेंगी, लेकिन इससे भी बढ़ के हमें सबसे पहले नोट पैड की जरूरत है, क्योंकि हम सबसे पहले जो है वो नोटपैड पे काम करेंगे। और नोटपैड पे स्टार्टिंग करने के बाद यहाँ पे जिस तरीके से मैंने यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड बनाया था, तो हम विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर भी काम करेंगे। तो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो हम काम करेंगे इसमें थोड़ा सा काम फ्लेक्सिबल तो हो जाएगा, और कौन कौन से एक्सटेंशन जो इस्तेमाल होती हैं, क्या क्या टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे एपीएस को बनाने के लिए, जेसन के फाइल्स को बनाने के लिए, तो इन तरह की फाइल्स जो हमारे पास बहुत जरूरी है, वो सारा डेटा हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और हम आपके साथ स्लाइड शेयर करेंगे, हम आपकी असाइनमेंट दिया करेंगे, हम आपको गिटहब पे अपना कोड प्रोवाइड करके दिया करेंगे, ताकि आप उस चीज को अपना अच्छे तरीके से विकसित कर सकें। और एक और चीज याद रखें कि हमारे कोर्स के दरमियान में ही फ्रीलांसिंग का कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ रहा है, मीन्स उसकी कोई चार्जेस नहीं है एक्सटर्नल। आपको सिंपली जो है इस कोर्स की फी के अंदर ही फ्रीलांसिंग का कोर्स भी मिल रहा है, साथ में आपकी रिज्यूमे जो है वो एटीएस रिज्यूमे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि पोर्टफोलियो बन गया तो हमारे पास एटीएस रिज्यूमे भी होनी चाहिए, क्योंकि एटीएस रिज्यूमे के बगैर आपकी रिज्यूमे एक्सेप्ट नहीं है। पहले एक्सेप्ट हो जाती थी, लेकिन अब आपकी एटीएस रिज्यूमे होनी चाहिए। और पहले ये होता था कि हम फिक्स लगाती थी, लेकिन फिक्स का सीन खत्म हो चुका है, हमें फिक्स की जरूरत नहीं है। अगर आप फिक्स लगाएंगे तो फौरन रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको एटीएस रिज्यूमे बनाने का पैटर्न वो सारा कुछ हम बताएंगे। आपको प्रपोजल लिखने का पैटर्न, कि किस तरीके से आपने प्रपोजल लिखना है, किस तरीके से आपने गिग बनानी है, किस तरीके से आप जो है वो चैट करेंगे किसी भी क्लाइंट के साथ। ईच एंड एवरीथिंग आपके साथ जो है वो हम कोलैबोरेट करेंगे, आपको बताएंगे, आपको गाइड करेंगे। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको लाइव प्रोजेक्ट प्रोवाइड, और साथ में आपकी फ्री इंटर्नशिप भी होगी 3 मंथ। 3 मंथ की फ्री आपकी जो है वो इंटर्नशिप ही होगी। ये सारी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप 3 मंथ की इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो वो आपके लिए इजी रह जाएगा, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि 3 मंथ की इंटर्नशिप नहीं करनी, आप डायरेक्टली किसी जॉब को हंट करते हैं, तो आप डायरेक्टली जो है वो जॉब हंट कर सकते हैं। और फ्री इंटर्नशिप होगी मीन्स कोई पेड अमाउंट नहीं होगी, कोई पे करके आपको जो है वो इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ेगी, कुछ अमाउंट नहीं देनी इसके। आपकी जो भी फी होगी वो कोर्सेज से रिलेटेड होगी, बाकी और इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा या कोई हिडन चार्जेस नहीं। बाकी मजीद अगर आप डिटेल हासिल करना चाहें तो आपके पास एडमिन का नंबर है, तो आप एडमिन ऑफिस से रब्ता करके वहां से मजीद जो है वो डिटेल्स अटेम्प्ट कर सकते हैं और जल्दी एडमिशन करवा लें, क्योंकि अभी हमारे पास डिस्काउंट ऑफर्स हैं, बाद में हमारे पास डिस्काउंट ऑफर्स खत्म हो जाएंगे, तो हमारे पास ये एक फायदा हो जाएगा
हम जितना जल्दी आएंगे उतना जल्दी स्किल्स हासिल करेंगे, क्योंकि जितनी जल्दी आपको स्किल्स आएगी उतनी अच्छे तरीके से आप उसके ऊपर ग्रिप हासिल कर सकते हैं। विद इन 3 मंथ्स आपको एज अ बिगिनर आपको जीरो से एडवांस लेवल तक का प्रोफेशनल बनाना है और आपका पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है। उसके अंदर विद इन कोर्स आपको क्या होगा, विद इन कोर्स आप अपना पोर्टफोलियो भी क्रिएट करेंगे, विद इन कोर्स आप अप्लाई भी करेंगे, और विद इन कोर्स आपकी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल जाएगी, और विद इन कोर्स आपका वहां पे कल भी पॉसिबल इंटरव्यू सिलेक्शन भी हो जाए। तो ये चीजें हैं जो हमारे एम्स हैं। रिसेंटली जो हमारे कोर्सेज हो चुके हैं, ये अंदर ऐसा ही बच्चों ने किया था और बच्चे अप्लाई करके बैठे हैं, और उन बच्चों को फॉरन घर में बैठे हुए कॉल आई कि आप आ जाएं, आपकी जॉब स्टार्ट हो चुकी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और फुली आप लोगों को गाइड करेंगे। किसी भी चीज की अगर कोई भी प्रॉब्लम हो डेफिनेटली पूछें, स्किल से रिलेटेड पूछें, कोर्स ऑनलाइन से रिलेटेड पूछें, ये जो चीज आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे तो आप डेफिनेटली डायरेक्टली आके पूछ सकते हैं। इस लिहाज से हम जो है ये सारी चीजें जब हम आपको करवाएंगे, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, दोनों स्पेसिफिकेशंस, और इसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हमारे पास ऑथेंटिकेशन प्लस वैलिडेशन एंड क्रेडिट कार्ड। सारी चीजें आपको आती हैं, तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यही हैं। और इसके साथ हम आपको इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे कि किस तरीके से इंटरव्यू की क्वेश्चंस आते हैं। मीन्स हम आपको स्टार्टिंग से एंडिंग तक हम आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम लेके साथ में चलेंगे, और हम आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम बताते जाएंगे कि कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप इंटरव्यू के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 70% वो क्वेश्चंस होंगे जो मैं आपको बताऊंगा, और आपसे इंटरव्यू में वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और आप इंशाल्लाह उनके अच्छे तरीके से रिस्पॉन्सेज देंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं क्लास के अंदर। सेमिनार का टाइम जो है वो इतना ही था। सेमिनार के बाद हम आते हैं क्लास के अंदर, और क्लास के अंदर मैं मजीद जो है वो आपकी एक ओरिएंटेशन क्लास रखूंगा, जिसके अंदर मजीद मैं आपको गाइड कर दूंगा खुद भी, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सेमिनार में अटेम्प्ट नहीं हो पाते, तो ओरिएंटेशन क्लास उनके लिए मैं रखूंगा ताकि उनको भी आइडिया हो सके कि हमने किस चीज को किस तरीके से लेके चलना है, ताकि हमारे पास एक इनिशियल लेवल हो, और इनिशियल लेवल पे हम ये सारा स्ट्रक्चर बना के रखें ताकि हमारी ये बाद में कोई प्रॉब्लम ना बने, और स्टूडेंट हर एक चीज के लिहाज से जो है वो वेरीफाई होगा। और आपको असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स कहाँ पे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो भी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लूंगा, और कहाँ पे हमने काम करना है। और आपको ये भी साथ में बताऊंगा कि किस तरीके से जो है वो आप प्रोजेक्ट के डिटेल्स बता सकते हैं, उस तरीके से अपने गिटहब पे अकाउंट बनाना है अपनी कोड को सेव करने के लिए, क्योंकि लैपटॉप जो है वो ऑलरेडी समटाइम्स ऐसा होता है कि डैमेज हो जाता है। लैपटॉप लेके नहीं जाया जा सकता, या पीसी पे आप काम करते हैं, पीसी लेके नहीं जाया जा सकता इंटरव्यू के टाइम। तो इंटरव्यू के टाइम पे आपका गिटहब आपके सबसे ज्यादा काम में आएगा। गिटहब पे क्या होगा, आप अपने कोड को रख सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपने कोड को लाइव भी कर सकते हैं, ताकि आप अपने क्लाइंट्स को या जहाँ पे आप देने के लिए इंटरव्यू जा रहे हैं उनको दिखा सकें कि सर ये देखें मेरा पोर्टफोलियो, और आपका पोर्टफोलियो भी देखा जा सके, और आपका गिटहब का अकाउंट भी देखा जा सके। उसमें जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, या जो फाइल स्ट्रक्चर है, या जो कोड स्ट्रक्चर है, उसके बारे में मजीद उनके पास मालूमात पहुंच जाए। इससे क्या होगा, इससे उनके माइंड में जो भी कंसेप्ट होंगे या जो भी क्वेरीज होंगी वो काफी हद तक कवर हो जाती हैं जब वो आपके क्वेश्चन देखते हैं। उस चीज से रिलेटेड जो भी अगर चीजें होंगी वो हम आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ साथ में आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे, कुछ स्लाइड्स शेयर करेंगे। और अगर आपके कुछ लेक्चर्स ऐसे होते हैं जो आप समटाइम्स मिस कर लेते हैं, तो इससे घबराना नहीं, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम आपके लाइव क्लासेस को लेंगे ही लेंगे, लेकिन आपको साथ में क्या होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर के लिंक्स भी प्रोवाइड कर देंगे, ताकि आपका जो है फायदा हो सके। ताकि अगर आप समटाइम्स क्या होता है कि आप लेक्चर गेट कर लेते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आता, आप उसके बाद उस रिकॉर्डेड लेक्चर्स को गेट करके मजीद उसमें क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर मजीद फिर भी क्लैरिफिकेशन नहीं होती, नेक्स्ट क्लास के अंदर उसी क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन आपका आपके माइंड के अंदर था और आप क्लियर नहीं कर सके, नेक्स्ट क्लास के अंदर वो क्वेश्चन पूछ के हम कैरी ऑन कर सकते हैं, और आपके क्वेश्चन की क्लैरिफिकेशन करके हम आपके कंसेप्ट की क्लियर कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना मेरा फर्स्ट था। तो इसी के साथ हम इख्तिताम करते हैं इसी चीज का। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इन्हीं चीजों के साथ। और देखिए किस तरीके से रखिए, किसी तरीके से नोट जस्ट करेंगे, बाकी सारी चीजें भी करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आप लोगों की क्लास के अंदर। आप लोगों की क्लास
6 ऑफ डेट से स्टार्ट हो रही है, क्वाइट बी पॉसिबल। कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एडमिशन लें, ताकि आपका एडमिशन आपकी परफॉर्मेंस को वैलिड करे और आप अपनी सीट को रिजर्व कर सकें। थैंक यू सो मच।